नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते खबरों की ओर। जहां रुड़की नगर निगम मेयर पद भाजपा प्रत्याशी अनीता देवी अग्रवाल के पद पक्ष में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो कर प्रत्याशी के पक्ष में वोट करके जनता से अपील की। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी और पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने लोगों से भाजपा प्रत्याशी अनीता देवी अग्रवाल को वोट देने की अपील की। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। जगह जगह भाजपा कार्यकर्ता धामी और निशंक का फूलों से स्वागत करते हुए नजर आए। वहीं अल्मोड़ा में बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बता दें कि कांग्रेस ने जुलूस निकालकर मतदाताओं से वोट करने की अपील की, जबकि बीजेपी ने बाइक रैली निकालकर लोगों से वोट मांगा। दोनों दलों ने एक दूसरे पर निशाना साधते हुए जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। बीजेपी ने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया तो वहीं कांग्रेस ने भी जन सुविधाओं की अनदेखी का मुद्दा उठाया है। जैसा कि चुनावी वेला बिल्कुल निकट है, अब उल्टी गिनतियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस के प्रचार में जहां पर को भी मैं जा रहा हूं, लगातार जनता का पूरा सहयोग और साथ मिल रहा है। निश्चित रूप से एक कांग्रेस पार्टी इस नगर निगम के जो प्रथम बार के चुनाव है उसमें एक ऐतिहासिक विजय हासिल करेगी, क्योंकि जनता लगातार सरकार की गलत नीतियों के कारण त्रस्त हो चुकी है। इससे कि लगातार बेरोजगार युवाओं में रोष है। मैं समझता हूं कि यहाँ की जनता इस बार 100% मेयर बनाएगी। उत्तराखंड में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है। इसके विकास के लिए किसी भी तरह से हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाकर, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाकर, शहरी विकास मंत्रियों के पास जाकर के अल्मोड़ा के चप्पे चप्पे पर जाकर के जहाँ भी विकास की कमी होगी उस विकास को पूरा करने का हमारा लक्ष्य है। वहीं चमोली जिले के थराली नहर में निकाय चुनाव में प्रचार के अंतिम दिन पूर्व विधायक डॉक्टर जीताराम ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान विधायक ने भाजपा पर जमकर आरोप लगाए। वहीं विधायक ने कहा कि थराली की जनता ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी पर विकास कार्य न करने का आरोप लगाया। मंडल अध्यक्ष के हमने एक स्टेटमेंट आया है कि हमने 5 सालों में बहुत काम किया है। हमने नालियां बनाई हैं, रास्ते बनाए हैं और भवन बनाए हैं, लोगों के लाइटें लगाई हैं। ये सब कहाँ है? हमें तो नहीं दिख रहा है। हम जहाँ जहाँ हम डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, हम जहाँ भी जा रहे हैं, हमें कहीं पर न नालियां दिख रही हैं, न रास्ते दिख रहे हैं। जनता का आक्रोश दिख रहा है। सिर्फ जनता शिकायत कर रही है कि हमारे विकास कार्य ही नहीं हुए। मंडल अध्यक्ष जी, मैं आपसे पूछती हूँ, आप थराली ग्राम के होते हुए, आप बीजेपी के मंडल अध्यक्ष होते हुए, आपके विधायक होते हुए, आपके अध्यक्ष होते हुए, नगर पंचायत अध्यक्ष होते हुए, आप बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारी स्टेट में गवर्नमेंट है, हमारी सेंटर में गवर्नमेंट है। आपने क्या अपने थराली के पुल के लिए आप कितना लड़े? मैं आपसे पूछती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से विजयी होके गए थे। उन्होंने इन 5 सालों में इस थराली, जो हमारी कल्पना थी, जो हमारी सोच थी कि थराली को एक आदर्श हम नगर पंचायत बनाएंगे, इसके विकास के लिए कार्य करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 सालों में जनता में और थराली की जो हमारी नगर पंचायत क्षेत्र की जो जनता है उसके साथ धोखे का काम किया है। कोई विकास के काम नहीं किए हैं। इसीलिए यही कारण है कि वो आज प्रेस के सामने, पत्रकार के सामने, मीडिया में जो है आने से कतरा रहे हैं। अगर उन्होंने काम किया होता, उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए काम किया होता, थराली नगर क्षेत्र के लिए विकास के लिए काम किया होता, तो आगे आते और अपने काम बताते। मतदान की तारीख का नजदीक आने के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने कई दशकों से अल्मोड़ा नगर पर राज किया, तो वहीं उन्होंने नगर की दुर्दशा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में सफाई, बिजली, पानी सहित तमाम मूलभूत जरूरतों में लापरवाही रही है। भाजपा नगर निगम में काबिज होती है तो शहर का विकास तेजी से किया जाएगा। इस अल्मोड़ा का सर्वांगीण विकास करेंगे। यहाँ नगर निगम में अपने पर्यावरण मित्रों को आवश्यकता अनुसार जितनी अधिक से अधिक हो सकती है उनकी नियुक्ति भी करवाएंगे। वो सब नगर निगम को व्यवस्थित करेंगे, क्योंकि हमारे विपक्ष के लोग, जनप्रतिनिधि खुलेआम इस बात को कह रहे हैं, चाहे वो माननीय विधायक जी हैं या निवर्तमान अध्यक्ष जी हैं,
कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते थे कि हमारी तो सरकार ही नहीं थी। तो आज भी उनकी सरकार नहीं है। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है। तो मैं बहुत विनम्रता के साथ आप लोगों के माध्यम से अल्मोड़ा की संभ्रांत जनता से अनुरोध करता हूं, आप कमल के फूल पर मोहर लगाइए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मेयर बनाइए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है। हम बहुत जिम्मेवारी के साथ, जवाबदेहिता के साथ इस अल्मोड़ा नगर का सर्वांगीण विकास करेंगे। वहीं देहरादून पुलिस ने 23 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि निकाय चुनावों के लिए पुलिस की पूरी तैयारी है और जहां जहां संवेदनशील या अति संवेदनशील बूथ है वहां अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जाएगा। उसके साथ शहर में मोबाइल थाना के अलावा 13 बैरियर भी लगाए जाएंगे जो कि आने जाने वाले लोगों को चेक करेंगे ताकि कोई ऐसी सामग्री ना हो जो चुनाव को प्रभावित कर सके। नगर निकाय का चुनाव है, इसकी सभी समस्त तैयारियां हो गई, जिसकी ब्रीफिंग भी 21 तारीख को जिला प्रशासन के साथ जितने भी अधिकारी लगे हैं, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी लगे हैं, उनकी ब्रीफिंग भी प्रस्तावित है। इसमें हमने विभिन्न सेक्टर जोन्स में इसको डिवाइड किया है जो नगर निकाय के चुनाव है। साथ ही साथ इसमें हमने क्यूआरटी टीम भी हर थानेवार दी है जहां जहां चुनाव है। जो संवेदनशील अति संवेदनशील स्थान है उसमें अतिरिक्त पुलिस बल आर्म भी लगाया गया है, जो ऐसे बूथ हमने आइडेंटिफाइड किए हैं। साथ ही साथ इसमें जो है थाना मोबाइल के साथ साथ जो है हमारे चेकिंग बैरियर भी लगाए गए, जिससे कि जो शिकायत रहती है कि चुनाव के पहले कहीं शराब या कहीं अन्य चीजों की सप्लाई की पैसे की, उसके लिए भी हमने 13 पॉइंट पर चेकिंग बैरियर बनाए हैं जो 48 घंटे पहले एक्टिवेट हो जाएंगे। वहीं देहरादून में 23 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी कमर कस ली है। इस बात पर उत्तराखंड के राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि 21 तारीख की शाम को राजनीतिक दलों का प्रचार प्रसार थम जाएगा और 23 जनवरी को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान में 100 निकायों में कुल 1515 मतदान केंद्र हैं और 3394 मतदान स्थल है, जिसमें कि लगभग 30,29,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इस समय नगर निकाय चुनाव की जो प्रचार प्रसार है वो अंतिम चरण पे है। कल यानी 21 तारीख को 5:30 बजे प्रचार प्रसार की अवधि समाप्त हो जाएगी और उसके बाद 23 तारीख को प्रातः 8 बजे से 5:30 बजे तक मतदान होगा। अभी जो मतदान की व्यवस्थाएं हैं वो आयोग ने लगभग सभी पूर्ण कर ली हैं। सभी मतदान हेतु दल तय कर दिए गए हैं, उनके प्रशिक्षण करवा दिए गए हैं। इसके अलावा मतदान स्थल जिस स्थान से पार्टियां प्रस्थान करेंगी वो चिन्हित करके वहाँ भी व्यवस्था कर दी गई है, वाहनों की व्यवस्था कर दी गई है। तो सारी तैयारियां मतदान केंद्रों पर जो तैयारियां हैं वो भी कर ली गई हैं, सुरक्षा के बंदोबस्त भी कर दिए गए हैं। सभी तैयारियां हमारी पूर्ण हैं। उत्तराखंड में जल्दी यूसीसी लागू हो जाएगा और इसके लिए कैबिनेट में यूसीसी नियमावली को मंजूरी भी मिल चुकी है। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि 26 जनवरी को राज्य में यूसीसी लागू हो जाएगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुनीता बौड़ाई विद्यार्थी ने कहा कि भाजपा ने 2022 में अपने घोषणा पत्र में यूसीसी को राज्य में लागू करने का वादा किया था और मुख्यमंत्री लगातार यूसीसी को लागू करने के लिए प्रयासरत रहे हैं। अब जनवरी में यूसीसी लागू होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने डे 1 से यही बात सबसे पहले जनता के सामने रखी थी कि हमारी सरकार आती है और हमें भारी बहुमत जो सरकार को मिलता है तो हम सबसे पहले जो है यूसीसी को लागू करेंगे और उसी दिशा में हमने सबसे पहले प्रवर समिति का गठन किया और उसके बाद तमाम सुझावों को लेकर इसमें राष्ट्रपति महोदया द्वारा जो है वो मंजूरी मिली। अब हमारी जनवरी में जिस प्रकार से हमने जनता से वायदा किया था कि जनवरी में हम यूसीसी को लागू करेंगे, उस दिशा में हम अभी आने वाले 26 जनवरी को इसे लागू करने जा रहे हैं और देश का प्रथम राज्य उत्तराखंड राज्य बनने जा। रुद्रपुर में हवाई फायरिंग और युवक को धमकाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व सभासद एसोसिएटर राजेश सिंह गंगवार को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एसपी ने बताया कि एसोसिएटर राजेश सिंह गंगवार पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। सोमवार को पुलिस ने एसोसिएटर राजेश गंगवार को काशीपुर रोड फ्लाईओवर के नीचे से तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर पुलिस ताबड़तोड़ अभियान चला रही है और इस दौरान पुलिस अपराधियों, नशा तस्करों और अराजक तत्वों पर पैनी नजर बनाए हुए है।
संजय दास निवासी भदईपुरा, उनके द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र कोतवाली रुद्रपुर में दिया गया था कि एक राजेश गंगवार निवासी भदईपुरा नाम के व्यक्ति द्वारा आगामी निकाय चुनाव के संदर्भ में उनको डराया धमकाया जा रहा है और साथ ही साथ हवाई फायरिंग भी की गई है। इस पर कोतवाली रुद्रपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और कल इसमें हमारे द्वारा गिरफ्तारी की गई है राजेश गंगवार की। और राजेश गंगवार के पास से इसमें एक 315 बोर का अवैध तमंचा भी बरामद किया गया और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। बागेश्वर के ठाकुर द्वारा से 6 दिन की एक नवजात शिशु को पॉलीथिन में लपेटकर झाड़ी में फेंकने का मामला सामने आया। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने देखा और तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शिशु को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टर के मुताबिक अभी शिशु स्वस्थ है। वहीं कोतवाल कैलाश सिंह नेगी ने बताया कि मामले में छानबीन की जा रही है। सुबह 10:24 पर मुझे फोन पर सूचना दी थी। रमेश तिवारी जी हैं एक, वहीं ठाकुरद्वारा के रहने वाले। तो उन्होंने बताया कि ऊपर ठाकुरद्वारा के ऊपर गांव के ऊपर से एक नरसिंह मंदिर है। नरसिंह मंदिर के पीछे जो है एक नवजात शिशु रखा है करके। तो मैं तुरंत मौके पर पहुंचा तो वहां पर रमेश तिवारी और आनंद मेहरा और 2-3 लोग और मौजूद थे। तो वहां पर देखा और उन्होंने एक प्लास्टिक के सफेद कट्टे में जो है एक कपड़े में लपेट करके एक बच्ची रखी हुई थी जो जीवित थी, ठीक थी। तो हम लोग से तुरंत हॉस्पिटल लेकर के आए, जहां उसका प्राथमिक उपचार और थेरेपी से दूसरी सारी व्यवस्था की गई। तो बच्ची स्वस्थ है और इस संबंध में अभी कोई ऐसी आपराधिक मामला तो पंजीकृत नहीं है, किसी के द्वारा कुछ सूचना नहीं दी गई है और जांच इसमें गहन रूप से जांच जारी है। और CWC वालों को इस संबंध में सूचना दे दी गई है। उनके मेंबर भी वहां मौके पर पहुंच गए हैं। उत्तराखंड निकाय चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने आज प्रेस वार्ता में अपना वचन पत्र जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने संकल्प पत्र को कांग्रेस की सोच और दृष्टि का दस्तावेज बताते हुए इस क्षेत्र के समग्र विकास और जनता की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया। वीरेंद्र पोखरियाल ने अपने संकल्प पत्र में क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं का समाधान करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य जनता को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार लाना है। इस दौरान वीरेंद्र पोखरियाल ने मौजूदा सरकार पर क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप भी लगाया और कहा कि कांग्रेस का विजन बेहतर प्रशासन और विकास आधारित राजनीति पर केंद्रित है। आज हम लोग जो अपना संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं उसमें तमाम ऐसी बातें लिखी हैं जो हम लोगों ने अपने 5 साल के कार्यकाल में करना है, क्योंकि जिस तरह मैं लगभग 100 वार्डों में घूमा हूं और आज स्थिति बहुत बदहाल स्थिति में है, चाहे वो रोड की हो, चाहे वो नाली की हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो सड़क की हो, बहुत बुरा हाल है। जिस तरह नगर निगम में स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पूरा देहरादून खोद डाला, मेरा प्रयास रहेगा कि कैसे इसको जो है पुराने देहरादून को वापस किया जाए, लाया जाए, और मेरा प्रयास रहेगा। दूसरा, मेरा हर साल जो है 2.5 लाख पेड़ लगाने का भी मेरा एक लक्ष्य रहेगा, जिसमें 70% 75% उसको जीवित रखने का भी संकल्प रहेगा। रुद्रपुर की गंगापुर रोड पर स्कूली बच्चों का कार से स्टंट करने का एक मामला सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल की ड्रेस पहनकर 3 बच्चे कार से बाहर निकलकर स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं और यातायात नियमों की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद एसपी ने जांच के आदेश दिए। उनका कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें कुछ नाबालिग बच्चे गाड़ी में जाते दिख रहे हैं और यातायात नियमों का उल्लंघन करते दिख रहे हैं। वीडियो का संज्ञान लेते हुए इसमें जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। मीडिया और रुद्रपुर के नैनीताल रोड स्थित एक्सिस बैंक में चोरी की कोशिश कर रहे आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। दरअसल सोमवार की देर रात एक्सिस बैंक में बदमाश के घुसने की जानकारी पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग के दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई। घायल आरोपी को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम भूप सिंह है और रामपुर का रहने वाला है, पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और पुलिस पर उसने फायर किया। जवाब में पुलिस ने भी फायर किया
जिसमें उसको गोली लगी। अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है। आज उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। एक व्यक्ति, क्या आपने कभी सोचा है कि जब त्याग और धर्म का अटल दीप जलता है तो उसकी ज्योति कितने युगों तक समाज का मार्गदर्शन करती है? ऐसा एक अद्भुत प्रकाश स्तंभ थी लोक माता अहिल्याबाई होलकर, जिनकी करुणा, कुशलता और धर्मपरायणता का प्रकाश आज भी जन जन के जीवन को आलोकित करता है। मध्य प्रदेश की पावन भूमि पर इस महान शासिका की 300वीं जयंती को चिरस्मरणीय बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महेश्वर में मंत्री परिषद की ऐतिहासिक बैठक आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल न केवल इतिहास और संस्कृति को सजीव करती है, बल्कि एक आदर्श समाज के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है। आई इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बने और लोक माता अहिल्या देवी के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए अपने वर्तमान को संवारें। प्रदेश सरकार ने इतिहास और संस्कृति को जीवंत करते हुए लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष को मनाने की अनूठी पहल की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य मंत्री परिषद की अगली बैठक महेश्वर में आयोजित होगी। वही महेश्वर जो लोक माता अहिल्याबाई की कर्म भूमि और त्याग, धर्म और न्याय की मिसाल है। महेश्वर की पावन धरती पर आयोजित होने वाली ये बैठक केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि ये इतिहास, संस्कृति और आदर्शों के पुनर्जागरण का प्रतीक है। इसके पहले भी मध्य प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक स्थलों को पुनर्जीवित करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रानी दुर्गावती, सम्राट विक्रमादित्य और राजा भोज जैसे महापुरुषों के कार्यों को सम्मानित करते हुए सरकार ने समाज को प्रेरित किया है। इस क्रम में लोक माता अहिल्या देवी का नाम और योगदान भी अजर अमर है। हम सबका सौभाग्य है अहिल्या महारानी का अपना शासनकाल, उनकी कर्तव्यपरायणता, उनकी धर्मपरायणता, सुशासन, दानशीलता, धार्मिकता, ऐसे कई ऐतिहासिक संदर्भों में अहिल्या महारानी का अपना एक विशेष महत्व है। उनके अपने जीवन काल से समूचा समाज धन्य होता है। उनके अपने कर्तृत्व से, उनके अपने व्यक्तित्व से, उनके जीवन के एक एक क्षण से पूरा समाज आज भी श्रद्धा से देखता है। लोक माता अहिल्या देवी आदर्श, शासन और इतिहास का प्रतीक। लोक माता देवी अहिल्याबाई भारत के इतिहास में एक महान शासिका, समाज सुधारक और धर्मपरायण नेत्री के रूप में प्रसिद्ध है। उनका जीवन त्याग, नारी सशक्तिकरण, धर्म और न्याय के आदर्शों से प्रेरित है। देवी अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले के चौंडी गांव में हुआ। एक साधारण मराठा पाटिल परिवार में जन्मी अहिल्याबाई ने अपने जीवन को राज्य और प्रजा की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। श्री खंडेराव होलकर से विवाह और फिर उनके असामयिक निधन के बाद अहिल्याबाई ने अपने आप को राज्य की जिम्मेदारियों में झोंक दिया। उनके शासनकाल 1767 से 1795 को सुशासन, न्यायप्रियता और समाज कल्याण के लिए याद किया जाता है। अहिल्याबाई ने न केवल अपने राज्य को समृद्ध बनाया, बल्कि धार्मिक स्थलों और समाज सेवा के कार्यों से पूरे भारत को प्रेरित किया। महेश्वर में मंत्री परिषद की बैठक, मोहन सरकार का उत्कर्ष। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस ऐतिहासिक निर्णय के पीछे अपनी सोच स्पष्ट करते हुए कहा कि ये कदम लोकमाता अहिल्या देवी के आदर्शों को पुनर्जीवित करने और राज्य के विकास में उनकी प्रेरणा को शामिल करने के लिए उठाया गया है। 24 जनवरी को महेश्वर में आयोजित होने वाली मंत्री परिषद की ये बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक होगी। महेश्वर न केवल मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर है, बल्कि ये सुशासन, त्याग और करुणा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। मंत्री परिषद की ये बैठक महेश्वर के घाटों, मंदिरों और इतिहास से प्रेरणा लेकर आधुनिक शासन की नई दिशा तय करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये आयोजन प्रदेश की जनता को लोक माता अहिल्या देवी के आदर्शों से जोड़ने और नई पीढ़ी को उनके योगदान से प्रेरित करने का माध्यम बनेगा। इस वर्ष की कैबिनेट 24 जनवरी की अहिल्या माता के नाम पर उनकी 300वीं जयंती के अवसर पर महेश्वर में हम करने जा रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है। मध्य प्रदेश वो धरती है जहाँ रानी दुर्गावती, अहिल्या महारानी, सम्राट विक्रमादित्य, राजा भोज ऐसे बड़े बड़े सुशासन के नाम हैं जिनके आधार पर मध्य प्रदेश गौरवान्वित होता आया। ऐसे में महिला शासिका में अहिल्या माता का नाम भी अमर है। हम उनके नाम पर होने वाली कैबिनेट में कई नई प्रकार की योजना भी लेकर आ रहे हैं। आइए हम सब मालवा की इस महारानी के पुण्य स्मरण में शामिल हों। मैं स्वयं और मेरे सारे मंत्रीगण हम सब मिल करके अहिल्या माता को समर्पित कैबिनेट में आने जा रहे हैं। इतिहास, संस्कृति और शासन के आदर्शों का संगम।
ये पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी संस्कृति और इतिहास को महत्व दिया है, लेकिन महेश्वर में मंत्री परिषद की बैठक का आयोजन अपनी तरह का पहला और अनूठा प्रयास है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि ये केवल एक प्रशासनिक आयोजन नहीं, बल्कि इतिहास और संस्कृति के साथ शासन के आदर्शों को जोड़ने का प्रयास है। महेश्वर में आयोजित मंत्री परिषद की ऐतिहासिक बैठक मध्य प्रदेश सरकार की उस दृष्टि को दर्शाती है जो इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता का अद्भुत समागम है। ये केवल एक प्रशासनिक पहल नहीं, बल्कि लोक माता अहिल्या देवी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। महेश्वर का लोक माता अहिल्याबाई होलकर से गहरा ऐतिहासिक और भावनात्मक संबंध है। ये नगर नर्मदा नदी के किनारे स्थित उनके शासनकाल का मुख्य केंद्र और उनकी कर्म भूमि रहा है। अहिल्याबाई ने महेश्वर को न केवल प्रशासनिक राजधानी के रूप में विकसित किया, बल्कि इसे सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र भी बनाया। राजधानी के रूप में स्थापना। श्री खंडेराव होलकर की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई ने महेश्वर को अपने शासन की राजधानी के रूप में चुना। यहाँ से उन्होंने पूरे मालवा क्षेत्र में सुशासन और विकास के आदर्श स्थापित किए। धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र। महेश्वर को देवी ने मंदिरों, घाटों और धर्मशालाओं से समृद्ध किया। उन्होंने यहाँ कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जो आज भी वास्तुकला और श्रद्धा का प्रतीक हैं। नर्मदा नदी के किनारे बने महेश्वर के घाट आज भी उनकी धर्मपरायणता और जनसेवा की गाथा कहते हैं। कुशल प्रशासन और न्याय प्रियता। महेश्वर से अहिल्याबाई ने अपने राज्य का संचालन किया और न्याय और धर्म की नई परिभाषा गढ़ी। उनकी न्याय प्रियता के किस्से इतिहास में अमर हैं। महेश्वर की प्रसिद्ध वस्त्र कला। अहिल्याबाई के शासनकाल में महेश्वर की प्रसिद्ध महेश्वरी साड़ी को नया जीवन और पहचान मिली। ये कला उनकी उदारता और महिलाओं को सशक्त बनाने की दृष्टि का प्रतीक है। नर्मदा नदी के प्रति सम्मान। महेश्वर में रहकर देवी ने नर्मदा नदी के महत्व को बढ़ावा दिया। उन्होंने घाटों का निर्माण करवाया, जो आज भी तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। महेश्वर से देवी का संबंध। महेश्वर न केवल अहिल्याबाई की राजधानी थी, बल्कि उनके जीवन के आदर्शों, उनकी धर्मनिष्ठा और उनकी जनसेवा का साक्षी भी रहा। ये नगर आज भी उनके योगदान और उनकी स्मृतियों से जीवंत है। मोहन सरकार की पहल का महत्व। मध्य प्रदेश सरकार का ये निर्णय केवल एक प्रतीकात्मक पहल नहीं है, बल्कि ये शासन और समाज के बीच एक गहरा संबंध स्थापित करने का प्रयास है। इस आयोजन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। अहिल्या के आदर्शों का समावेश। उनके न्याय, धर्म और समाज कल्याण के सिद्धांतों को आधुनिक शासन में लागू करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। महेश्वर की धरोहर को पुनर्जीवित करना। ये आयोजन महेश्वर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को देश और दुनिया के सामने लाने का माध्यम बनेगा। जनता को प्रेरणा। ये आयोजन नई पीढ़ी को अहिल्या देवी के जीवन और उनके आदर्शों से प्रेरित करेगा। जन कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन। इस बैठक में राज्य के विकास और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं को मंजूरी दी जाएगी। अहिल्या देवी के आदर्शों से प्रेरणा। लोक माता अहिल्या देवी का जीवन हर युग और हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी न्याय प्रियता और धर्मपरायणता हमें सदैव ये सिखाती है कि शासन का उद्देश्य केवल सत्ता का उपभोग नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम करना है। महेश्वर में आयोजित मंत्री परिषद की यह बैठक न केवल मध्य प्रदेश सरकार के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा होगी। ये हमें सिखाएगी कि कैसे इतिहास, संस्कृति और शासन के आदर्शों को मिलाकर जन कल्याण की दिशा में काम किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से इस आयोजन में जुड़ने और इसे सफल बनाने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज। न्यूज अपडेट के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।